स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। शुरुआत वाराणसी की खबर के साथ। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का केस काशी में ही चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। कोर्ट ने कई शर्तों के साथ इस केस को जिला अदालत में ट्रांसफर किया है। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी सुनवाई पर हिंदू पक्ष गदगद। शिवलिंग की सुरक्षा, जारी रहेगी नमाज। मंदिर है या मस्जिद, सर्वे से सुप्रीम कोर्ट तक। शिवलिंग वर्सेस फव्वारा, जुम्मे की नमाज पर जंग। हुए सर्वे के बाद जिस तरह से निचली कोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, उससे हिंदू पक्ष बेहद खुश है। जुम्मे की नमाज के बाद और पहले भारी तादाद में नमाजी ज्ञानवापी के बाहर और अंदर मौजूद थे। उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों ने ही अपने अपने दावे और तथ्य और सबूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। मुस्लिम पक्ष ये मानकर चल रहा था कि 1991 वॉरशिप एक्ट के तहत ज्ञानवापी मस्जिद का मामला कोर्ट में नहीं जा सकता है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुनवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद केस को जिला जज को ट्रांसफर कर दिया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील पर कहा कि इस मामले में धार्मिक चरित्र तय करना सही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे के लिए कमीशन नियुक्त करना न्याय संगत है। सर्वे की रिपोर्ट भी स्वीकार की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हिंदू पक्ष गदगद है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़ी बातें कही। कोर्ट ने वाराणसी जिला जज को केस ट्रांसफर कर दिया है। वहीं कोर्ट ने कहा कि वजू की व्यवस्था की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मस्जिद के अंदर पूजा के मुकदमे की सुनवाई जिला न्यायाधीश द्वारा की जाए। तब तक अंतरिम आदेश शिवलिंग क्षेत्र को सुरक्षा, नमाज के लिए मुसलमानों को मुफ्त प्रवेश जारी रहेगा। कोर्ट ने कहा कि जिला जज के पास 25 साल का लंबा अनुभव है। इस मामले में सभी पक्षों के हित को सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही ये कहा कि ये न समझा जाए कि हम मामले को निरस्त कर रहे हैं। आपके लिए आगे भी हमारे रास्ते खुले रहेंगे। जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। 8 हफ्ते तक सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। तब तक देखते हैं कि वाराणसी के जिला जज इस मामले पर क्या फैसला देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद पर कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। करीब आधा घंटे चली सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदि विश्वेश्वरनाथ मंदिर और मस्जिद के पुरातत्व विभाग से सर्वेक्षण कराने के वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश पर लगी रोक 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने कहा है कि यह रोक बहस पूरी होने तक जारी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के साथ एक बेंच फॉर्म करनी है, लिहाजा आज इतना टाइम नहीं है कि बहस कंक्लूड हो पाए। लिहाजा 6 जुलाई फर्दर डेट नियत कर दी गई है और माननीय न्यायमूर्ति ने यह भी आदेशित किया है कि अब इस बार मुकदमा सुबह 10 बजे से टेकअप होगा और बहस कंटिन्यू डे टू डे हियरिंग चलती रहेगी। ये रिपोर्ट ज्ञानव्यापी से जुड़ी है। ये रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ से जुड़ी है। रिपोर्ट योगी सरकार के मंत्रियों से जुड़ी है। ज्ञानवापी पर योगी सरकार क्या सोचती है, ज्ञानवापी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या संकेत दिए, क्या संदेश दिए, सारे सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। ज्ञानवापी पर सर्वे से लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तक आपने बड़े बड़े नेताओं के बयान सुने। हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो
जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, हम पूरे कोर्ट्स को चाहेंगे कि उसको इम्प्लीमेंट करें। ये बिल्कुल झूठा प्रोपेगेंडा है, ये आरएसएस वालों की, वो जानबूझकर इस काम को, इन हालात को, मुल्क को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि देश को बचाने के लिए हमें आगे आना होगा। आपने हिंदू पक्ष को सुना। जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर था 17 मई का, जो एरिया सील किया गया जहां पे शिवलिंग पाया गया वो बरकरार रहेगा। वजू के लिए अरेंजमेंट किया जाएगा। चौथी बात, जो मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन थी 7/11 की और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आर्गुमेंट्स, वो भी डिस्ट्रिक्ट जज साहब देखेंगे। यही आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। उस एसएलपी को पेंडिंग रख के इसको 2 हफ्ते बाद। आपने मुस्लिम पक्ष की बात सुनी। पुरानी जितनी शाही मस्जिदें हैं, आप कहीं भी जाकर देख लीजिए, हर मस्जिद में हौस के बीच में फव्वारा मिलेगा। तो ये फव्वारा है और फव्वारे को शिवलिंग किसी तरीके का ना, बात समझ में नहीं आती। लेकिन जिस प्रदेश में काशी है, जिस प्रदेश में ज्ञानवापी है, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ज्ञानवापी को लेकर क्या कहते हैं? इंतजार इस बात का था। आपको योगी आदित्यनाथ का बयान भी सुनाएंगे और उस बयान का मतलब भी समझाएंगे। लेकिन उससे पहले योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रविंद्र जायसवाल का बयान सुनिए। अगर उसमें भगवान शिव का स्थान है तो देश के जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनसे मेरा निवेदन करना चाहता हूँ, वो इसको सौंप देना चाहिए हिंदुओं को, अगर है तो। क्योंकि किसी को जोर जबरदस्ती के किसी मंदिर में तोड़ करके मस्जिद बनाने पर शायद उनका भी प्रार्थना ऊपर स्वीकार नहीं करता है। तो देश भर में कई ऐसे मंदिर तोड़े गए थे। उस मंदिर तोड़े जाने के कारण से एक वर्ग विशेष को आघात तो लगाइए, हिंदू समाज को। हिंदू मुसलमान हमारे भाई भाई हैं। गंगा जमुनी का तहजीब है, यह केवल जुबान पर नहीं बल्कि हमारे व्यवहार में झलके, ऐसा करना चाहिए। यूपी के कैबिनेट मंत्री और योगी आदित्यनाथ के भरोसेमंद रविंद्र जायसवाल के मुताबिक ज्ञानवापी हिंदू पक्ष को सौंप देना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि ज्ञानवापी में मंदिर था और उस पर मुस्लिम आक्रांताओं ने कब्जा करके मस्जिद बनाई थी। ये तो सही बात है कि जो मुस्लिम आक्रांताओं ने इसको कब्जा करके बनाया था जब उनका शासनकाल था, लेकिन चूंकि अब उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है, और जो भी न्यायपालिका का निर्णय होगा हम सब उसका अनुपालन करेंगे। अब सवाल है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं। हम अभिनंदन करेंगे उन सभी पक्षों का जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे को सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में, राष्ट्रीय एकात्मता के रूप में लिया, और सभी पक्षों ने न्यायालय के फैसले का सम्मान किया क्योंकि वह सच था। गुरुवार को लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया। उनका यह बयान ज्ञानवापी पर नहीं, अयोध्या विवाद के समाधान को लेकर था। लेकिन उनका बयान तब आया जब देश में ज्ञानवापी विवाद चर्चा में है। अब इसे संयोग समझें या संदेश कि ज्ञानवापी परिसर में सर्वे से ठीक एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ वाराणसी जाकर काशी विश्वनाथ की पूजा कर रहे थे, और जिस दिन सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी जिला कोर्ट में दाखिल हुई उस दिन योगी आदित्यनाथ का ये बयान आता है। हम अभिनंदन करेंगे उन सभी पक्षों का जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे को सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में, राष्ट्रीय एकात्मता के रूप में लिया, और सभी पक्षों ने न्यायालय के फैसले का सम्मान किया क्योंकि वह सच था। और उस सच्चाई को सभी पक्षों ने जाति, मत, मजहब से ऊपर उठ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के अभियान के रूप में लिया है, और यही तो भारत की सबसे बड़ी ताकत है। योगी का बयान भले राम मंदिर पर था, लेकिन समझने वाले योगी का संदेश भी समझ गए होंगे और संकेत भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ज्ञानवापी मस्जिद पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान आया है। ज्ञानवापी का मामला छोटा नहीं, आक्रांताओं ने मंदिर तोड़ा है। कोर्ट के फैसले पर सभी को अमल करना चाहिए। ब्रजेश पाठक की तरफ से कहा गया जो भी कानून हाथ में लेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ब्रजेश पाठक का ये बड़ा बयान, ये छोटा मसला नहीं है। आक्रांताओं ने मंदिर को तोड़ा है और ऐसे में कोर्ट जो भी फैसला लेगा वो मान्य होना चाहिए, और जो हाथ में कानून को लेने की कोशिश करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से बयान आया है। तो सही है
ज्ञानवापी मस्जिद कोई साधारण मस्जिद नहीं है। आक्रांताओं ने तोड़ करके हमारे धर्म स्थल को, भगवान भोलेनाथ के मंदिर को, इतिहास में जब उनका शासन रहा था उस पर कब्जा करके बनाई। लेकिन चूंकि अब आज़ाद भारत में, आज़ाद हिंदुस्तान में भारत संविधान के तहत चलता है, कानून के तहत चलता है, न्यायपालिका उसका निर्णय करती है, तो न्यायपालिका जो भी निर्णय करेगी हम उसका अनुपालन करेंगे। अयोध्या में बन रही मस्जिद के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज हो गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये याचिका खारिज की है। वक्फ बोर्ड के बनाम चेयरमैन ट्रस्ट के किसी हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होगा, यह हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। नदीम नाम के शख्स ने दाखिल की थी याचिका। वक्फ बोर्ड को ट्रस्ट न बनाने के अधिकार का दिया था हवाला। अयोध्या के धन्नीपुर में 5 एकड़ जमीन पर बन रही है मस्जिद। राज्य सरकार ने दी है मस्जिद बनाने के लिए जमीन। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को दिया था जमीन देने का आदेश। जमीन पर वक्फ बोर्ड ट्रस्ट बनाकर कर रहा है मस्जिद का निर्माण। हम उसी उद्देश्य का पालन करते हुए वहाँ रिलीजियस और चैरिटेबल एक्टिविटीज कर रहे हैं। वहाँ मस्जिद बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं। हमारी सॉइल टेस्टिंग वगैरह का कार्य पूरा हो चुका है। कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी अबाउट टू स्टार्ट है और इनको कोई अधिकार इस तरीके की जनहित याचिका दाखिल करके ये विषय उठाने का नहीं है। जबकि पूर्व में सिमिलर मैटर में एक याचिका माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ऑलरेडी निरस्त की जा चुकी थी। वहीं जेल से बाहर निकलते ही आजम खान ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के खिलाफ बागी तेवर दिखा दिया है। सवाल ये कि क्या आजम और शिवपाल एक बार फिर समाजवादी पार्टी को तोड़ने की तैयारी में है? क्या समाजवादी पार्टी टूट जाएगी? आजम खान संघर्ष करो। जेल से बाहर आजम, अखिलेश के खिलाफ बगावत। आजम और शिवपाल देंगे अखिलेश को गच्चा। टूटेगी समाजवादी पार्टी। समाजवादी सरकार में जिसकी तूती बोलती थी, अखिलेश सरकार में जो खुद को यूपी का मुख्यमंत्री मानता था, जिस आजम खान के नाम को रामपुर में लोग अदब से लेते थे, जिस आजम खान की हनक पूरे उत्तर प्रदेश में थी, वो आजम खान योगी सरकार में 814 दिन जेल में रहने के बाद आखिरकार जमानत पर बाहर आ ही गए। सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। जेल से बाहर आते ही आजम खान ने अखिलेश और समाजवादी पार्टी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। आजम खान के करीब 27 महीने तक जेल में बंद रहने के दौरान अखिलेश यादव को न तो आजम खान की याद आई और न ही उनके परिवार की, लेकिन अखिलेश के चचा शिवपाल यादव आजम से न सिर्फ जेल में मिले बल्कि जेल से बाहर आते ही उनका स्वागत भी किया, जो बता रहा है कि अखिलेश बबुआ चचाओं के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। आजम आज जेल से आजाद हो गए। शिवपाल दौड़े दौड़े आजम की अगवानी करने के लिए पहुंच गए, लेकिन अखिलेश आजम खान को भूल गए और यही टीस आजम खान उनके परिवार और समर्थकों को खाए जा रही है। अखिलेश यादव जी ने आजम खान साहब का साथ नहीं दिया। आजम का बागी तेवर बता रहा है कि आजम खान ने समाजवादी पार्टी को तोड़ने की पूरी तैयारी जेल में ही कर ली है और आजम खान के बड़े भाई ने अखिलेश को चेता भी दिया। अखिलेश की कोई ऐसी हैसियत भी नहीं है, आप उनको ज्यादा, हम तो भाई ज्यादा उसको कोई ऐसा वेट देते नहीं। पुरनका चच्चा से लेकर पियरका चच्चा भी अखिलेश को गच्चा देने की तैयारी में है। राजभर भी आजम खान के साथ सेटिंग डेटिंग करने में जुटे हुए हैं और आजम खान, शिवपाल और राजभर नया मोर्चा बनाकर अखिलेश बबुआ को बड़ा झटका कभी भी दे सकते हैं। एक नेता जेल से रिहा होता है तो खुशी ही मिलती है। आजम खान के जेल से बाहर आते ही मुस्लिम नेता आजम के खेमे में शामिल होने लगे। इसमें समाजवादी पार्टी के कई मौजूदा और पूर्व विधायक भी शामिल हैं। समय समय पर वैसे भी आजम खान की आवाज उठाते रहे हैं और आजम खान के बहाने अखिलेश पर निशाना भी साध चुके हैं। खामोश बैठे थे 5 साल, कुछ नहीं किया। तो क्या आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद यूपी के मुस्लिमों को अपना नेता मिल चुका है, जिसका जिक्र वैसे बार बार करते रहे हैं? और शिवपाल के अखिलेश से नाराजगी, राजभर को सियासी मलाई का स्वाद न मिलना, कहीं यूपी में अलग मोर्चे की सुगंधाहट तो नहीं है? क्योंकि शिवपाल भी आजम खान के बहाने भतीजे अखिलेश पर अपनी भड़ास निकाल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
दिल्ली एनसीआर में फिर बढ़े सीएनजी के दाम, 2 रुपए किलो महंगी हुई है सीएनजी। दिल्ली में सीएनजी 75 रुपए 61 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में भी 2 रुपए की वृद्धि होने से सीएनजी में 78 रुपए 17 पैसे प्रति किलो कीमत बढ़ गई है। बढ़े हुए दाम आज सुबह 6 बजे से लागू हो जाएंगे। तो बता दें आपको, दिल्ली एनसीआर में फिर से सीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं। तो एक बार फिर से ज्यादा पैसे अब देने होंगे। 2 रुपए किलो महंगी हो गई है सीएनजी। यहां पर लगातार ये दाम बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर बार बार लोग ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि इतने दाम सरकार बढ़ा रही, सरकार पर आरोप लगाते हुए नजर आ रही है। लेकिन ये बता दें आपको एक बार फिर, अब ज्यादा पैसे आपको चुकते करने होंगे सीएनजी के लिए। और अब बात करते हैं चंपावत चुनाव की। उपचुनाव में मुख्यमंत्री को घेरने के लिए कांग्रेस ने 100 सिपह सलाहकार को एक साथ उतारा और ये 100 नेता चंपावत विधानसभा के अलग अलग इलाकों में कैंपेन कर रहे हैं। नेताओं की इतनी बड़ी फौज उतारने के बाद कांग्रेस की किलेबंदी चंपावत में कितनी मजबूत है, आइए देखते हैं। मुख्यमंत्री के खिलाफ कांग्रेस की मोर्चेबंदी, एक उपचुनाव, 100 नेताओं पर दांव, 100 सिपह सालार, कांग्रेस का बेड़ा होगा पार। चंपावत के चक्रव्यूह को भेदने के लिए कांग्रेस के 100 तीरंदाजों की फौज तैयार है। मुख्यमंत्री को मात देने के लिए कांग्रेस ने ऐसी रणनीति बनाई है जिसे कागजों पर पूरा करने में ही चुनाव बीत जाए। हालांकि पार्टी का दावा है कि निर्मला गहतोड़ी ही चंपावत में पताका फहराएंगी। लगभग सारे वरिष्ठ नेताओं की एक सूची कांग्रेस ने तैयार की है और उसमें हमारे सभी सीनियर साथी, चाहे हमारे विधायक हों, चाहे हमारे पूर्व विधायक हों, चाहे हमारे पूर्व सांसद हों या वर्तमान सांसद हों, सबकी जो है सूची बना के और सबको विधिवत आमंत्रण किया गया है और सबको जो है ड्यूटी दी गई कि आप जो है चंपावत में चुनाव प्रचार के लिए जाइए। जो इलाके उनको दिए गए हैं उन पर चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया है। दरअसल कांग्रेस ने सीएम धामी को घेरने के लिए 100 नेताओं को प्रचार में उतार दिया है। इस लिस्ट में पार्टी पदाधिकारी, विधायक, पूर्व मंत्री शामिल हैं। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा भी सभी 19 विधायकों के साथ कैंपेन में कूद चुके हैं। हालांकि कांग्रेस की किलेबंदी से बीजेपी पूरी तरह बेफिक्र है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का दावा है कि चंपावत में अब अकेले निर्मला गहतोड़ी की हार नहीं होगी, बल्कि कांग्रेस के 100 नेताओं की हार होगी। चंपावत की जनता बहुत समझदार जनता है। वो समझ चुकी है कि अगर चंपावत का विकास होना है तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा उनको। तो वहाँ पर कांग्रेस ने ऑलरेडी हार मान ली है। आप देखिए, जो उनका रेगुलर कैंडिडेट थे जो चुनाव लड़ते थे वो विड्रॉ कर गए। जब उत्तराखंड की जनता ने 2/3 मिथक तोड़ते हुए उत्तराखंड में हमारी सरकार बनाई है तो जनता का भरोसा बीजेपी पे है। और आज तो आपको बने बनाए मुख्यमंत्री बन रहे चंपावत की जनता को, तो कोई इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करेगा नहीं वहाँ। बहरहाल चंपावत चुनाव धीरे धीरे चरम की तरफ बढ़ रहा है। बीजेपी अपने मजबूत संगठन के दम पर जीत का दावा कर रही है तो कांग्रेस के 100 नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। 3 जून को नतीजों के साथ ही साफ हो जाएगा कि एक धामी 100 पर भारी है या कांग्रेस के 100 सुरमा सियासत में बड़ा उलटफेर करेंगे। उत्तराखंड में 21 से 25 मई तक बारिश का अलर्ट है। बारिश के चलते यात्रा में मुश्किलें आ सकती है। येलो अलर्ट के बाद यात्रा मार्ग पर फोर्स बढ़ाई गई है। तो ये आपको बता दें, चारधाम पर काले बादल मंडरा रहे हैं। बारिश का अलर्ट फिलहाल जारी कर दिया गया। येलो अलर्ट के बाद यात्रा मार्ग पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। श्रद्धालुओं की भीड़, सैलाबी संकट का खतरा जो है वो नजर आ रहा है। चारधाम यात्रा की शुरुआत के समय बहुत सारी चुनौतियां थी और लगातार चुनौतियों से जूझते हुए यात्रा को फिलहाल सुचारू कर लिया गया है। हमारे साथ प्रदेश के पुलिस मुखिया अशोक कुमार साहब हैं, डीजीपी साहब। सर, अभी अगर हम यात्रा की बात करें तो क्या हालात दिख रहे हैं? देखिए, यात्रा पूर्णतः सुव्यवस्थित हो चुकी है। उत्तराखंड पुलिस ने अपनी ओर से संपूर्ण तैयारियां की हैं। राज्य सरकार का भी लगातार इसमें डायरेक्शन मिल रहा है, मार्गदर्शन मिल रहा है। केंद्र सरकार की ओर से भी आईटीबीपी और एनडीआरएफ का सपोर्ट मिला है। सर, हेमकुंड साहिब की भी यात्रा शुरू हो गई है। कल ऋषिकेश से मुख्यमंत्री जी ने और राज्यपाल महोदय ने उसका शुभारंभ किया। पहला जत्था रवाना हो चुका है। 22 से वहाँ पे दर्शन शुरू हो जाएगा। लेकिन जो फ्लो बढ़ेगा सर, वो उसी रूट पे, चारधाम यात्रा रूट पे बढ़ेगा। क्या कोई चैलेंजेस हैं? देखिए, फ्लो बढ़ने से ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो
कुछ कस्बों को छोड़ करके कर्णप्रयाग और जोशीमठ, बाकी जगह मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम रहेगी। एक सर आखिरी सवाल कि कल से मौसम विभाग ने फोरकास्ट जारी किया है कि 21 से लेकर 25 तक प्रदेश में अच्छी बारिश हो सकती है। इस मद्देनज़र क्या सर आपकी जो तमाम टीमें हैं, SDRF की टीम है, बाकी जो पुलिसमैन हैं, उनको क्या एडवाइस आपकी तरफ से जारी होगा? बाकी जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए किस तरह के प्रिकॉशन बरतने की ज़रूरत है? देखिए उसमें ये है कि हमारे तो सारे SPs मौसम विभाग के ऑलरेडी एडवांस में उसका वो देख करके चलते हैं। तीर्थयात्रियों को भी देखना चाहिए। अब तो पुलिस तैयार है आपके लिए, आप आइए उत्तराखंड, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जब मौसम बदलता है तो थोड़ा सा प्रिकॉशन जरूर रखें। कैमरामैन संदीप बडोला के साथ में मयंक राय, जी मीडिया, देहरादून। एक तरफ श्रद्धालुओं का सैलाब देख सरकार को ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद करने पड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन श्रद्धालुओं से मोहलत मांग रहा है। मुश्किलों के पहाड़ पार कर बाबा के भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। भीड़ बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण हम लोग को क्या होता है कि एक यातायात संचालन एक चुनौती हम लोग के लिए बन जाता है, जिसके मद्देनज़र कप्तान महोदय के द्वारा पूरे जो हमारा 145 किलोमीटर का जो हमारा दायरा पड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग का, कमेड़ा से लेकर श्री बद्रीनाथ तक, इस पूरे क्षेत्र को 4 हिस्सों में बांट दिया गया, सेक्टरों के हिसाब से बांट दिया गया। केदार धाम में पैदल, खच्चर और हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। भक्त बाबा के धाम इस बार इतनी भारी संख्या में पहुंचे कि बीते कई सालों के रिकॉर्ड टूट गए। 3 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अब तक 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, जबकि अकेले केदार धाम में 2,154,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। श्रद्धालुओं की संख्या देख प्रशासन भी हैरान है। वहीं केदार धाम के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने श्रद्धालुओं से पहले बद्री धाम जाने की अपील की है, ताकि केदार मार्ग को फिर से दुरुस्त करने का वक्त मिल जाए। ये भी क्या है रुद्रप्रयाग में कि अगर केदारनाथ में पंजीकरण अगर ज्यादा है तो पहले हमने यात्रियों से निवेदन कर रहे हैं कि पहले बद्रीनाथ के दर्शन करके आए, तो काफी व्यवस्थाएं ठीक ठाक हो गए हैं। दरअसल श्रद्धालुओं के सैलाब में केदार मार्ग पर भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन केदार मार्ग पर रास्ते को दुरुस्त करना चाहता है। इसके अलावा टूट चुकी पुलियों की मरम्मत होनी है, साथ ही खच्चरों के लिए अलग रास्ता तैयार करना है, जबकि रामबाड़ा में नए पुल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। समस्या यह है कि यात्रा लगातार चल रही है, ऐसे में निर्माण कार्यों में दिक्कत आ रही है। सरकार इस बात की उम्मीद किए बैठी है कि श्रद्धालुओं की संख्या घटेगी तो तैयारियों को नए सिरे से मुकम्मल किया जाए। 11 दिन में 2 लाख से ज़्यादा दर्शनार्थियों ने केदारनाथ धाम में दर्शन किए हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि रिकॉर्ड नंबर है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। इसके साथ ही लोगों से भी अनुरोध है कि आप दर्शन करने जो आ रहे हैं, जो वृद्ध हैं या जिनको पहले कोई स्वास्थ्य से कोई जिसको कोई इशू है, अपना प्रॉपर मेडिकल चेकअप करा के प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके, गर्म कपड़े लेके, अपनी दवाइयाँ लेकर ही आए। सरकार एक तरफ यात्रा मार्ग को दुरुस्त कर हादसों को कम करना चाहती है, तो दूसरी तरफ कोशिश स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की है। चारधाम में स्वास्थ्य दिक्कतों के बाद अभी तक 37,860 तीर्थ यात्रियों को उपचार दिया गया है, जबकि केदार धाम से 20 यात्रियों को एयरलिफ्ट कराया गया है। इसके अलावा यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई गई है। यात्रा में उमड़ी भीड़ पर्यटन और रोजगार के लिए एक अच्छा संकेत है। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि इस साल यात्रा के सभी रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात रायबरेली की कर लेते हैं। रायबरेली से खबर है जहां पुलिस ने दहेज एक्ट और मारपीट के आरोपी पर कार्रवाई की है। पुलिस ने गाजे बाजे के साथ आरोपी जावेद के घर पर धारा 82 के तहत नोटिस तस्बा कर दिया। नोटिस में साफ लिखा है कि 30 दिन के भीतर अगर जावेद हाजिर नहीं होता है तो घर की कुर्की हो जाएगी। बता दें, इस मामले में जावेद की पत्नी ने दहेज एक्ट और मारपीट का आरोप लगाया था। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का।